डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश रिसर्च वीडियो। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जो इससे पिछले वाले वीडियो में क्या कब कहाँ और कैसे, जो कि हमारे अध्याय का दूसरा पार्ट था, उसके कुछ सवालों को देखा था, उसके लाइन बाय लाइन अध्याय को पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में उसके जो कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है बुक के अंदर के, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चले रहिए, हमारे साथ बनते रहिए। और यहाँ देखते हैं, लिखा हुआ है अध्याय 2 का चैप्टर क्या कब कहाँ और कैसे। तो इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव कि इतिहास, और इससे ऊपर जो है से अध्याय 1 जो है उसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं कि अध्याय 1 भी जो है से हमारा अतीत के बारे में बतलाया गया है। तो इसके बारे में भी जो है से थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं। इस चैप्टर में उतना कुछ जानकारी नहीं बतलाई गई थी, इसलिए जो है से इस चैप्टर को नहीं कवर किए हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो है से सारे चैप्टर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में सिर्फ बतलाया गया कि हम किस चैप्टर में किस चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें मुख्य रूप से बतलाया गया कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जान कर के ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। और यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो वह वैसे ही हालत में है जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी याददाश्त गुम हो गई हो। जैसे अगर किसी याददाश्त जिसका गुम हो जाता है, उस व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं रहता है कि हमारा जो है से किसके साथ दोस्ती था, हमारा किसके साथ क्या संबंध था, ये सब कुछ पता ही नहीं। वो एक बच्चे के समान हो जाता है। उसी प्रकार से हमें भी अपने अगर इतिहास के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम एक तुच्छ एक बच्चे के समान रह जाएंगे, अज्ञानता के घर में रह जाएंगे, एक जानवर के समान रह जाएंगे। तो इसलिए हमें इतिहास को जानना जो है काफ़ी बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो फिर से यहाँ पे इतिहास के बारे में जिक्र किया गया कि इतिहास अतीत से लेकर के वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण को ही इतिहास कहा जाता है। ठीक है, इतिहास किसे कहा जाता है? तो अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं तक का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, और इतिहास को यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों एवं में बांटा गया है। कौन कौन से कालखंड में? तो इतिहास को 3 कालखंड में कौन कौन? तो प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक में बांटा गया है। तो दूसरा है कि भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी तक के कालखंड को 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक को कहा गया है। देख सकते हैं, मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलाप से लेकर के 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध अथवा 750 ईस्वी तक निर्धारित किया गया। कौन सा काल? तो प्राचीन काल। इसके बाद का काल मध्यकाल कहलाएगा। फिर पांडुलिपि के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पांडुलिपि क्या होता है? तो वैसी पुस्तकें जो हाथ से लिखी जाती है, जैसे राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, आर्थिक विचार, मान्यताएं, औषधियाँ तथा अभिज्ञान, जो सभी प्रकार के विषय पांडुलिपि में वर्णित होती थी। तो बस याद रखना है कि हाथ से लिखी गई, किसी से? तो हाथ से लिखी गई जितनी भी सारी चीज़ें थी, उस समय की किताबें थी, पुस्तक थी, जो भी थी, वो सब के सब जैसे क्या कहलाएगी? तो पांडुलिपि कहलाएगी। पांडुलिपि। ठीक है, पांडुलिपि क्या? तो पांडुलिपि। तो अब इसके बारे में जो है से पांडुलिपि के बारे में और बताया गया कि पांडुलिपि जो है से तारपत्रों अथवा भोजपत्रों पे लिखी जाती थी। उस समय हम जानते थे कि कागज़ का आविष्कार जो है से लगभग 100 ईस्वी के बाद से ही शुरुआत हुआ है। तो इससे पहले जो है से किसी न किसी चीज़ पे तो लिखी जाती होगी। तो वो थी क्या? तो भोजपत्र और तारपत्र, इन सब के जरिए जो है से पांडुलिपि को लिखी जाती थी। अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख के बारे में जानकारी दी गई है कि अभिलेख जो होता है वह पत्थर अथवा धातु पर नुकीले औजारों द्वारा लिखे गए आदेश एवं उपलब्धियां अभिलेख कहलाती है। क्या कहलाती है? तो पत्थर पे या किसी
दीवार पे या किसी भी प्रकार की चीज़ों पे नुकीले चीज़ों के माध्यम से कोई भी चीज़ आदेश लिखा गया है या उपलब्धि लिखी गई, उसी को अभिलेख कहा गया है। ठीक है। फिर पुरातात्विक स्रोत के बारे में कहा गया है कि पुरातात्विक स्रोत अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे कि अतीत में जो भी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था, वो सारी की सारी चीज़ पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करने वाले क्या कहलाते हैं? पुरातत्वविद कहलाते हैं। ठीक है। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हारार नामक स्थान पे, ठीक है, खुदाई के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि मगध साम्राज्य जो है से कितना धनी था, कितना भव्य वाला था साम्राज्य। ठीक है। फिर उसके बाद है खुदाई में विभिन्न मिली वस्तुओं के समय निर्धारण में सामान्य प्रचलित जो विधि है उसको कहते हैं रेडियो कार्बन विधि। जैसा कि बताए थे इससे पिछले वाले वीडियो में, आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगर दिक्कत होगा तो, कि अगर किसी भी चीज़ को समय निर्धारण के लिए जो हम विधि का प्रयोग करते हैं उसमें मुख्य विधि जो आता है हमारा रेडियो कार्बन विधि या रेडियो कार्बन 14। ठीक है। तो यही विधि है। दूसरा उसके बाद देखते हैं तो प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पे होती थी। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो है से अभी 2022, 23, 24 ये सब जो चल रहा है, तो ये कभी न कभी, क्या इससे पहले क्या आदमी जो है से नहीं था? क्या इससे पहले जो है से लोग किस प्रकार से रहते थे? तो इससे पहले भी लोग रहते थे, बशर्ते उस समय का गणना नहीं होता था, और होता था तो हमारे अपने धर्म में या अपने शक संवत जो ऋषि मुनि के द्वारा बनाए जाते थे, विक्रम संवत, ये सब चीज़ों के माध्यम से दिन का गणना होता था, तारीख का गणना होता था। लेकिन बाद में ईसा मसीह जो ईसाइयों के धर्म प्रवर्तक माने जाते हैं, उनके जन्म से पहले के समय को ईसवी पूर्व कहा गया और उनके बाद के समय को जो हम ईसवी कहते हैं। जो आज हमारा 2023 या 24 ईस्वी जो भी हो, वो उनके जन्म के 2024 साल जो है से बाद का ये अभी समय है। फिर उसके बाद अगले टॉपिक में जानते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण से कहा गया है भारत के मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। और जिसमें कि कौन कौन से हैं 4 भाग? तो सबसे पहला है यहाँ पे क्या, तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से शुरुआत होता हुआ प्रारंभ होकर के हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं, और इसमें कश्मीर, कांगड़ा, सिक्किम ये सब जैसे प्रदेश आ जाते हैं। फिर आता है उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आ जाते हैं कौन कौन? तो सिंधु, गंगा, यमुना और इसकी कई सहायक नदियाँ शामिल आ जाती है। फिर आता है तीसरा, इसकी जो है से विशेषता है दक्षिण के पठार। इसके अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है, और इस भाग में विंध्य तथा सतपुरा की पहाड़ियाँ जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ठीक है। और चौथा है सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश। तो इस प्रकार से इसको 4 रीजन में बांटा गया है। ठीक है। तो उसके बाद है कि दर्रे क्या होते हैं? तो दर्रे होते हैं पहाड़ी के बीच के एक सकरे रास्ते को क्या कहा गया है? तो दर्रे कहते हैं। ठीक है। जैसे कि एक और ऑब्जेक्टिव है कि गेहूं और जौ का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो गेहूं और जौ का उत्पादन सबसे पहले 6000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 6000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, कहाँ पे? तो मेहरगढ़ नामक जगह पे किया गया था। और चावल का जो है से बारे में बतलाया गया है कि लगभग 2500 साल ईस्वी पूर्व में सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के निकट नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। और भारत में उत्तरी सीमा पर अनेक दर्रे हैं। जैसे कि कौन कौन से दर्रे हैं? तो खैबर, बोलन, गोमन। ठीक है। तो भारत के जो है उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया ये सब मिसमी और नागा पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है। और विंध्य के बताया गया है कि विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर 3000 साल पहले
लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था, जिसमें मृतक को दफना करके उसके चारों तरफ क्या गाड़ दिए जाते थे, तो पत्थर को जो है से गाड़ दिए जाते थे। क्या? तो पत्थर को गाड़ दिए जाते थे। ठीक है। फिर उसके बाद है कि विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित कोल्डिहवा और चौपानी मांडू एक ऐसा स्थल है जहाँ पे चावल उपजाया गया था, और उत्तर भारत में गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। ठीक है। प्राचीन काल में बाहर के लोग खैबर बोलन कोमल के रास्ते भारत में आया करते थे। ठीक है। तो इंडिया शब्द इंडस से लिया गया है, जिसे संस्कृत में हिंदू सिंधु कहा जाता है। ठीक है। ये सब क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद जो है से लगभग कितने साल पहले, तो लगभग 2500 वर्ष पहले। कितने हजार वर्ष पहले? तो लगभग कहा गया है 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा, तथा इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। और एक और मान्यता बतलाए थे, एक और मान्यता भरत नाम के एक मानव समूह के अनुसार से जो है से भारत का नाम क्या पड़ा, तो भरत पड़ा। क्या पड़ा? सॉरी, भारत पड़ा। भरत नाम के एक मानव समूह से भारत का नाम जो है से भारत पड़ा। ठीक है। फिर उसके बाद है कि एक मान्यता के अनुसार से वही जो बतलाए हैं अभी, कि एक मान्यता के अनुसार से क्या है, तो भरत का नाम पे जो है से यहाँ का नाम भारत पड़ गया। ठीक है। तो देख सकते हैं आप सभी लोग। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव जो है से यहीं तक था, एमसीक्यू क्वेश्चन। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ख़त्म हो चुका है। क्या हो चुका है? तो द एंड हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।